हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी अर्चिन। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम फेट मैप देख रहे थे। अब इसमें ये है कि इफ़ एनिमल पोल सेल एंड माइक्रोमियर, अगर एनिमल पोल सेल और माइक्रोमियर दोनों को साथ में मिलाते हैं तो वो एंडो। अब एनिमल पोल सेल क्या बना रहा था? ये एक्ट्रोडर्म बना रहा था, एक्टोडर्म बना रहा था। और माइक्रोमियर्स दो तरह के, एक लार्ज सेल बना रहे थे, एक स्मॉल सेल बना रहे थे, लेकिन दोनों क्या बना रहे थे? मीजनकाइम बना रहे हैं, मीजनकाइम बना रहे हैं और सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है कि एंडोडर्म का फॉर्मेशन करें। तो अगर एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है माइक्रोमियर और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है एनिमल पोल सेल, तो दोनों अगर साथ में मिलाएं तो एंडोडर्म देखने को मिलेगा। एंडोडर्म क्या बनाएगा? सेकेंडरी गट बनाएगा। यूजुअली तो एनिमल पोल एक्टोडर्म बनाता है, बट जब दोनों को इसको यहाँ पे मिलाया जाए तो देखते कि सेकेंडरी गट बना रहा है। तो स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर स्केलेटोजेनिक स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे कि लार्ज वाला तो प्राइमरी मेसेनकाइम बना रहा है जो लार्वल स्केलेटन बना रहा है, और स्मॉल वाला सिलूम बना रहा था। और जो वेज टू सेल है, वेज टू, वो सेकेंडरी मेसेनकाइम बना रहा था। तो अब स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर्स ये स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर्स स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर फेट डिटरमाइन कर चुके हैं। इफ़ आइसोलेट इन टेस्ट ट्यूब, अगर इन स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर को हम टेस्ट ट्यूब में आइसोलेट करें तो स्केलेटल स्पीक्यूल्स ही बनाएंगे, क्योंकि उनका फेट ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है। लेकिन एनिमल पोल के सेल्स तो बनाते थे नॉर्मली एक्टोडर्म, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि उसको अगर माइक्रोमियर के पास में रखें तो वो एंडोडर्म बनाने लग रहा है। मतलब इसका फेट डिसाइड नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफाइड है। अब आगे देखें। आगे है इफ़ स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर पुट ऑन एनिमल साइड, मतलब कि अगर स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर को उठा के एनिमल साइड पे रख दे तो स्टार्ट अल्टर नियर सल्फेट एंड इंड्यूस सेकेंडरी साइट फॉर गैस्ट्रुलेशन। अब जैसे कि हमें पता है स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर डिटरमाइंड सेल है, इसको कहीं भी रखेंगे तो वो अपना जो फेट डिसाइड कर चुका है वही बनाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर को उठाया और एनिमल पोल पे रखा। तो एनिमल पोल पे रखने की वजह से एनिमल पोल के साइड भी सेकेंडरी साइड का गैस्ट्रुलेशन होने लगेगा। अब गैस्ट्रुलेशन वेजाइटल साइड पे स्टार्ट तो होगा, लेकिन वहाँ पे भी होगा। अब बीटा कैटेनिन एंड माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन, बीटा की सिग्नलिंग क्या है? बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये, एक बीटा कैटेनिन। ये इन्वॉल्व होता है सेल स्पेसिफिकेशन में, जो माइक्रोमियर में होते हैं। माइक्रोमियर का जो भी सेल में स्पेसिफिकेशन होगा उसमें इन्वॉल्व है बीटा कैटेनिन। सेल फेट फॉर मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इनका सेल फेट डिसाइड होता है मीजोडर्म के लिए और एंडोडर्म के लिए। मतलब इन्वॉल्व है बीटा कैटेनिन मीजोडर्म और एंडोडर्म के सेल फेट डिसीजन में। न्यूक्लियाई एक्यूमुलेशन, जहाँ पे न्यूक्लियस का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पे बीटा कैटेनिन की सिग्नलिंग होगी और वहाँ पे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देख रहे हैं कि इसको, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल नेगेटिव गेट। इस पर PYQ आता है। ये है डबल नेगेटिव गेट या फिर जीन रेगुलेशन नेटवर्क। अब देखेंगे इसमें है लिथियम क्लोराइड एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। अगर लिथियम क्लोराइड हम आउटसाइड से प्रोवाइड करें तो हमें देखने को मिलता है कि बीटा कैटेनिन वहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है इन एवरी सेल, सारे सेल्स में, जिसकी वजह से एक्टोडर्म जो बनाने वाले सेल हैं वो एंडोडर्म बनाने लगते हैं। क्योंकि बीटा कैटेनिन तो माइक्रोमियर के स्पेसिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लिथियम क्लोराइड प्रोवाइड करते हैं तो बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होगा, और बीटा कैटेनिन जहाँ पे भी एक्यूमुलेट होगा वहाँ एंडोडर्मल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर बाय बीटा कैटेनिन इज मेडिएटेड बाय PMAR1 जो प्रोटीन है या फिर जीन प्रोडक्ट है, उसके थ्रू ही मेडिएट होगा माइक्रोमियर की स्पेसिफिकेशन।
ये एक होम्योडोमेन है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट एज ट्रांस रिप्रेसर, एक तरह का ट्रांस रिप्रेसर है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। मैटरनल फैक्टर, अब ये वाला ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं, PYQ में आए हुए हैं। मैटरनल फैक्टर अगर देखें तो बीटा कैटेनिन OTX, ये माइक्रोमियर में एक्सप्रेस हो रहा है और ये एक्टिवेट कर रहा है PMAR1 को। PMAR1 इनहिबिट कर रहा है HESC को, और HESC इनहिबिट कर रहा है LX, THR, ETS और डेल्टा, ये सारे जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इन सबको इनहिबिट कर रहा है। तो अगर HESC इनहिबिट कर रहा है इन सबको और HESC को हम इनहिबिट कर दें तो ये सारे इनहिबिट नहीं होंगे, मतलब कि PAR1 डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा है इन सारे प्रोटीन्स को। अब जो ये डेल्टा है इसका जो नॉच रिसेप्टर होता है वो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जीन पे प्रेजेंट होता है, और डेल्टा प्रेजेंट होता है स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन पे। तो डेल्टा नॉच पाथवे है वो वेज 2 या फिर सेकेंडरी मेसेनकाइम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। वेज स्पेसिफिकेशन अब देखें तो वेजाइटल सेल के पास जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, नॉच फाउंड इन वेज 2, नॉच तो वेज 2 पे पाया जा रहा है। नॉच वेज 2 पे क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि वो नॉन स्केलेटोजेनिक बना है, मेसेनकाइम जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इसमें क्या है, वेज 2 सेल, और वेज 2 सेल के पास नो बीटा कैटेनिन OTX। अब वेज 2 के पास अगर बीटा कैटेनिन या OTX नहीं प्रेजेंट है तो कोई भी पार एक्टिवेट नहीं होगा, सॉरी PMAR एक्टिवेट नहीं होगा। PMAR एक्टिवेट नहीं होगा तो HESC इनहिबिट नहीं होगा, तो HESC एक्टिवेटेड होगा। HESC एक्टिवेटेड होगा तो वो जाके इनहिबिट कर देगा LX, THR, ETS और डेल्टा को। अब ये सारे अगर इनहिबिट होते हैं तो स्केलेटोजेनिक फॉर्मिंग जीन इनहिबिट रहेंगे, मतलब स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये सारे ब्लॉक होंगे तो फिर नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 पाथवे चल सकता है। अगर ये ओके आगे, तो आज के लिए बस इतना ही।